वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 64 है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। ठीक है, देखिए इसमें जीएस के 30 ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत पुनरावृत्ति होती है उसकी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 64 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। ज्योग्राफी का है ये, 2 स्टेटमेंट वाला। कौन सा सही है इसमें? देखिए, साइक्लोन यानी चक्रवात में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है। हरिकेन हरिकेन टॉर्नेडो, टाइफून आदि चक्रवात के उदाहरण हैं। ये भी मैच करने के लिए पूछ लिया था कि टॉर्नेडो किस क्षेत्र में कहा था, हरिकेन किस क्षेत्र में कहा था, टाइफून किस क्षेत्र में कहा था। कौन सा सही है इसमें? देखिए, अपनी ये पृथ्वी जो है बीच में जो है, यहाँ पर ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। अब साइक्लोन यानी चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में भी आता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है। इसके विपरीत होता है प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात भी उत्तरी गोलार्ध में आता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन भी आ रहा है और एंटी साइक्लोन भी आ रहा है। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी साइक्लोन भी आ रहा है और एंटी साइक्लोन भी आ रहा है। अब बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन है वो घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है, हवाओं की दिशा। तो घड़ी की सुइयां यानी इस तरफ होती है, तो गलत है। ठीक है, जो साइक्लोन होगा उत्तरी गोलार्ध में वो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होगा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होगा। जो एंटी साइक्लोन होगा वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होगा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। तो उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन होता है उसके विपरीत होता है एंटी साइक्लोन, दक्षिणी गोलार्ध में जो साइक्लोन होता है उसके विपरीत होता है एंटी साइक्लोन। इस तरह से याद रखिएगा। अब उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा होनी चाहिए साइक्लोन की, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। टोर्नाडो, हरिकेन, टाइफून चक्रवात के उदाहरण है, दूसरा वाला सही हो गया, तो बी है इसका आंसर। चक्रवात में वायु की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। टोर्नाडो, हरिकेन, टाइफून, बिलीबिली ये आदि साइक्लोन के उदाहरण हैं। ठीक है, बिलीबिली जो है ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है चक्रवात को। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हवा को डॉक्टर हवा कहा जाता है? सिमुम, सिरोको, हरमट्टन, ब्लैक रोलर। डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है हरमट्टन। सी है इसका आंसर। देखिए, हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। यह हवा सहारा के गिनी तट की ओर बहती है और गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान, देखिए अपनी पृथ्वी 0 डिग्री मान लीजिए इसको, उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पर सनलाइट पर्याप्त मात्रा में है, ह्यूमिडिटी होगी, फिर वर्षा भी होगी। अब जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे, दोनों गोलार्ध में ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ठंडा होता जाएगा। तो यहाँ गर्म होगा, ऊपर की तरफ चले जाइए ठंडा होता जाएगा, तो टेम्परेचर गिरता जाएगा। ऐसे नीचे की तरफ भी टेम्परेचर गिरता जाएगा, ध्रुवों की ओर जाएंगे। तो ध्रुवों की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाता है। अगर ये पूछा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे ऊपर से नीचे, तो तापमान बढ़ता जाता है। ये हो जाता है इसका आंसर। देखिए, पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों और मैदानों से पर्वतों की ओर जाने पर तापमान उत्तरोत्तर घटता जाता है। नंबर 4 पर आ जाइए। उत्तर वैदिक कालीन लौह अस्त्र सर्वाधिक संख्या में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक पूछ रहा है, अतरंजी खेड़ा से। सी है इसका आंसर। उत्तर वैदिक कालीन स्थलों से अभी तक लौह अस्त्रों की सर्वाधिक संख्या अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुई है। कुरु पंचाल प्रदेश में स्थित बटेश्वर, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर से भी लोहे के अस्त्र प्राप्त हुए हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यह है विदेशी यात्री और यह है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, ये विदेशी यात्री लेखक भी हैं। तो इंडिका, सीयू की, फो क्यू की, तहकीक हिंद कौन किसकी रचना है? बहुत पूछी जाती है। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, तहकीक हिंद अलबरूनी की रचना है और फो क्यू की
फाहियान की रचना है, हुएनसांग की रचना है सीयू की। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 1। तो ए है इसका आंसर। एक से तो एलिमिनेट होता नहीं है। ठीक है, मेगास्थनीज इंडिका, फाहियान फोक्यू की, हुएनसांग सीयू की और अलबरूनी की हो गई किताब उल हिंद या तहकीक उल हिंद। ठीक है, जो मेगास्थनीज है ये और यूनान तथा रोम के लेखकों ने भारत का वर्णन इंडिका को आधार बनाकर के ही किया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। जो ये फाहियान है वो चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के समय भारत आया था। फोक्यू की पुस्तक लिखी और हुएनसांग भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सीयू की में भारत को यिंतु कहा है। यिंतु का मतलब होता है अर्धचंद्राकार। अबू रिहान अथवा अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। उसने अपनी पुस्तक तहकीक उल हिंद या किताब उल हिंद में भारत की सामाजिक और आर्थिक दशाओं का वर्णन किया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी बना लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में भारत की सामाजिक और आर्थिक दशाओं का वर्णन किया है? तो अलबरूनी। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने नालंदा व विक्रमशिला दोनों विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की? वो इत्सिंग था। सी है इसका आंसर। इत्सिंग ने नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों में लंबे समय व्यतीत किया तथा उसने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारत की वेशभूषा, खान पान आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल भारत में अवस्थित नहीं है? बागोर भारत में, कोल्डी हवा ये भी भारत में, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, मेहरगढ़ नहीं है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। डी है इसका आंसर। देखिए मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ से नवपाषाण काल से कांस्य काल तक के अवशेष मिले हैं तथा गेहूं जो आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जो कोल्डी हवा है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी के कोल्डी हवा स्थल से वन्य और कृषिजन्य दोनों प्रकार के चावल मिलने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में और बागोर राजस्थान में। सिंधु सभ्यता का नाम प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद कौन थे? वो थे जॉन मार्शल। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना है। जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता नाम का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद यानी आर्कोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है। सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? सिंधु सभ्यता का धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। गुजरात में है ये। देखिए सिंधु सभ्यता के नगर सामान्य तौर पर 2 भागों में विभाजित थे। पश्चिम में दुर्ग जहां विशिष्ट महत्व के भवनों का निर्माण होता था तथा पूर्व में निचला नगर जो रिहायशी था। लेकिन धौलावीरा में नगर का विभाजन 3 भागों में देखने को मिलता है। आधुनिक मानव का पूर्वज कौन सा था? आधुनिक मानव का पूर्वज है क्रोमैग्नन मानव। सी है इसका आंसर। देखिए वर्तमान या आधुनिक मानव का पूर्वज क्रोमैग्नन मानव था और रामाफिथेकस मानव वंशानुक्रम का सबसे पहला पूर्वज है। 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व यह मायोसीन युग में पाया जाता था। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय वायुमंडल में कौन सी गैस मौजूद नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद नहीं थी? देखिए जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद थी मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, O2 नहीं थी। बाद में O2 आई धीरे धीरे। तो जीवन की उत्पत्ति के समय O2 वायुमंडल में मौजूद नहीं थी। पृथ्वी का वातावरण शुरू में जीवन के विकास के लिए अनुकूलित नहीं था, जैसे कि अभी मंगल का है। जीवन की उत्पत्ति एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसने पहले जटिल कार्बनिक अणुओं को उत्पन्न किया और उन्हें इकट्ठा किया। पृथ्वी के विकास में अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति और विकास से जुड़ा हुआ है। देखिए जीवन की उत्पत्ति के समय
मूल वातावरण में मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड से समृद्ध थे, लेकिन इसमें मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी। इस प्रकार आदिम वातावरण में कोई मुक्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वन टाइम पेमेंट है 199 का पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। 12 प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनाव करेंगे। सूची 1 में है लेखक, सूची 2 में है उनकी पुस्तक। बराहमिहिर, विशाखदत्त, शूद्रक और विल्हण। कौन किसकी रचना है? देखिए, मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त की रचना है। ठीक है, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। बृहत संहिता वराहमिहिर की रचना है और विल्हण की विक्रमांक देवचरित रचना है। तो ए का हो गया 3, जहां जहां नहीं है उसको एलिमिनेट करिए, और बी का हो गया 1। ठीक है, तो अभी तक बराबर बराबर चल रहा है। ए का 3, बी का 1 और सी का हो गया 2 और डी का हो गया 4। तो ए हो गया इसका आंसर। बृहत संहिता बराहमिहिर का व्यवहारिक ज्योतिष ग्रंथ है। मृच्छकटिकम एक ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा है। शूद्रक ने इसमें राज्य क्रांति को बहुत कुशलतापूर्वक दर्शाया है। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की और विक्रमांक देवचरित विल्हण द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हर्षवर्धन के विषय में निम्नलिखित में से 2 कथन पर विचार करना है। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की। हर्षचरित भी हर्षवर्धन की रचना है। देखिए, हर्षचरित जो है वो बांग भट्ट की रचना है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की, लेकिन जो हर्षचरित है वो बांग भट्ट की रचना है, न कि हर्षवर्धन की। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। लेखक, और यह है पुस्तक, भवभूति, संध्याकर नंदी, राजशेखर सोमदेव। ये लेखक हैं, पुस्तक हैं। लेखकों के नाम भी ऐसे हैं जैसे कि रचना का नाम, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। भवभूति लेखक की रचना है मालती माधव। ठीक है, संध्याकर नंदी की रचना है रामचरित। रामचरित है ये, रामचरित के संध्याकर नंदी। रामचरित मानस वो अलग है, वेद व्यास वाले। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, और कथा सरित सागर जो है सोमदेव की रचना है। तो इसमें तो 1 2 3 4 वाला ही हो गया। ठीक है, ए है इसका आंसर। देखिए, संस्कृत नाट्य के क्षेत्र में महाकवि भवभूति का महत्वपूर्ण स्थान है। भवभूति ने 3 महत्वपूर्ण रूपकों की रचना की थी, महावीर चरित, ठीक है, मालती माधव और उत्तर रामचरित। तो कोई भी पूछ ले, याद रखिएगा। रामचरित, इसकी रचना संध्याकर नंदी ने की। यह बंगाल के शासक रामपाल की जीवनी है। राजशेखर द्वारा लिखित पुस्तकें प्रबंध कोश, भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, दयाश्रय, महाकाव्य और काव्य मीमांसा। बहुत पूछी जाती है यही। ठीक है, प्रबंध कोश भी, भुवन कोश भी याद रखिएगा। सोमदेव जो हैं वो क्षेमेंद्र के समसामयिक थे, और सोमदेव की रचना का नाम कथा सरित सागर है, और क्षेमेंद्र की रचना का नाम है बृहत कथा मंजरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बुलेट पॉइंट हैं, याद रखना है इनको। पंद्रह प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? अशोक के अभिलेखों में जो लिपि प्रयुक्त हुई है वो ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक, अरमैक। बी है इसका आंसर। देखिए, अशोक के शिलालेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए हैं। ठीक है, राज्यादेश के रूप में जारी किए गए हैं। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा लिपि उनकी ब्राह्मी है, जबकि अफगानिस्तान प्राप्त अभिलेख जो है वो अरमैक लिपि तथा यूनानी दोनों लिपियों में है। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखवाए हैं। 16 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है, पूछ रहा है। साहित्य अकादमी देती है भाषा सम्मान पुरस्कार, युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार,
ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता, बी है इसका आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ नामक संस्था के द्वारा दिया जाता है। साहित्य अकादमी जिन पुरस्कारों को देती है वो पुरस्कार एक बार देख लें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, भाषा सम्मान पुरस्कार है, अनुवाद के लिए पुरस्कार है, बाल साहित्य पुरस्कार है, युवा पुरस्कार है। 17वां प्रश्न क्या कहता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन एक संलग्न संस्था है? संस्कृति मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खनन मंत्रालय या जलवायु एवं परिवहन मंत्रालय? देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत तो हो नहीं सकता, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी नहीं है, खनन मंत्रालय भी नहीं है। इसका उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्व अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसी स्थल को प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष के रूप में चिन्हित करने के लिए अन्य मानकों के साथ उस स्थल का अस्तित्व न्यूनतम कितना होना चाहिए? 100 वर्षों का होना चाहिए, 100 साल पुरानी होनी चाहिए वो इमारत। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में अकबर द्वारा एक इत्र की स्थापना का वर्णन मिलता है? इत्र विभाग की स्थापना का वर्णन मिलता है। कौन सी रचना है वो? अकबरनामा, फतवाए जहांदारी, आईन ए अकबरी या तुजुक ए बाबरी? इसका आंसर हो जाएगा आईन ए अकबरी, ऑप्शन नंबर सी। आईन ए अकबरी में अकबर द्वारा एक इत्र विभाग की स्थापना का वर्णन मिलता है। आईन ए अकबरी अबुल फजल द्वारा कृत रचना है। सुलभ सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की थी? बोधायन, हेमचंद्र, भास्कराचार्य या आपस्तंभ? सुलभ सूत्र के रचनाकार हैं बोधायन, भी है इसका आंसर। गणित पर लिखी गई सबसे पहली पुस्तक बोधायन द्वारा रचित ये सुलभ सूत्र है। इसमें पाई और पाइथागोरस के समान प्रमेय अवधारणाओं का भी उल्लेख मिलता है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह पुस्तक, यह विषय। सुश्रुत संहिता किसकी है? पंच सिद्धांतिका किसकी है? आर्यभट्टियम किसकी है? मतलब किस विषय से संबंधित है, और किसकी है वो अलग इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की खगोल विज्ञान तथा गणित से संबंधित है। पंच सिद्धांतिका ज्योतिष से संबंधित है, और सुश्रुत संहिता शल्य क्रिया से संबंधित है। ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही से मैच हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य क्रिया पर लिखी गई पुस्तक है, तो पहला वाला सही है। बरहामिहिर द्वारा लिखी गई पंच सिद्धांतिका ज्योतिष पर आधारित पुस्तक है। देखिए, बरहामिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है पंच सिद्धांतिका है, ज्योतिष पर आधारित है। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टियम खगोल विज्ञान और गणित पर आधारित पुस्तक है, तीसरा वाला भी सही है। इसके अतिरिक्त माधव द्वारा रचित माधव निदान रोग विज्ञान पर आधारित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में लेखक है। गणित सार संग्रह, सिद्धांत शिरोमणि, तंत्र संग्रह और ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका, कौन किसकी पुस्तक है? गणित सार संग्रह महावीराचार्य की पुस्तक है, और सिद्धांत शिरोमणि के लेखक भास्कराचार्य हैं। तंत्र संग्रह नीलकंठ सोमासुत्वन, और ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका जो है वो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है। तो इसमें जो बनेगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो सही मिलान कुछ इस प्रकार से, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं, सिद्धांत शिरोमणि के भास्कराचार्य, तंत्र संग्रह के नीलकंठ सोमासुत्वन, और ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका के हैं ब्रह्मगुप्त। बाईसवां प्रश्न क्या है कि सूची 1 में भाषा है, सूची 2 में है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने का वर्ष। एक ही फ्रेम में डालते हैं इनको। देखिए, तमिल को कब, मलयालम को कब, संस्कृत को कब, उड़िया को कब? प्रारंभ में तो 6 भाषाएं थी जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। तमिल को 2004 में मिला,
मलयालम को 2013 में, संस्कृत को 2005 में, उड़िया को 2014 में। इसके अतिरिक्त तेलुगु और कन्नड़ भी होती तो उनको 2008 में मिला दोनों को। 4 ये हो गई, 2 वो हो जाती तो 6 हो जाती। अब वर्तमान में अक्टूबर 2024 को जो है 5 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, तो टोटल जो हो गई हैं वर्तमान में वो 11 हैं अभी तक। ठीक है, तमिल को मिला 2004 में, संस्कृत को मिला 2005 में, तेलुगु को मिला 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। जिस साल मिला था उसी साल यूपीएससी ने प्रश्न किया था। देखिए, वर्तमान में भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 है। पहले 6 भाषाओं को दर्जा प्राप्त था, लेकिन अक्टूबर 2024 से 5 और भाषाओं को कौन कौन सी है? मराठी, पाली, संस्कृत, असमी और बंगाली को दर्जा मिल गया, तो कुल भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। 30 प्रश्न है इसमें। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोक नाट्य केरल से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है। कुटियट्टम केरल है, कृष्णाट्टम केरल है, मुडियट्टू केरल, यक्षगान कर्नाटक का बहुत पूछते हैं। देखिए, यक्षगान जो है वो कर्नाटक, कुटियट्टम केरल, कृष्णाट्टम केरल और मुडियट्टू केरल। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है? कौन है इसमें? कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदरदास को। वर्ष 1884 कर्नाटक संगीत के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहा। इसी वर्ष पुरंदरदास का आगमन कर्नाटक संगीत में हुआ। उन्हें ही कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन लोक संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है कजरी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है होरी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है सोहर। छकरी नहीं है। देखिए, छकरी जो है वो कश्मीर से संबंधित सर्वाधिक लोक समूह गीत है। यह नूत यानी मिट्टी का बर्तन है। रबाब, सारंगी और तुम्बा कनरी के साथ गाया जाता है। तुम्बा कनरी है मिट्टी का ऊंची गर्दन वाला बर्तन। बाकी कजरी उत्तर प्रदेश में निकटवर्ती क्षेत्र में वर्षा ऋतु में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। होरी का संबंध होली से, इसका संबंध भी उत्तर प्रदेश से है। और सोहर जो है वो पुत्र महोत्सव के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में सोहर गाकर जीविकोपार्जन करते हैं। यह 2 संस्कृतियों को मिलाने का गीत है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की भरत मुनि ने। बी है इसका आंसर। देखिए, नाट्य शास्त्र एक व्यापक ग्रंथ है जो प्रमुख रूप से नाट्य कला से संबंधित है, लेकिन इसके कुछ अध्यायों में संगीत के बारे में भी जानकारी मिलती है। और इसके अंतर्गत सरगम, रागात्मकता, रूपों और वाद्यों के बारे में जानकारी मिलती है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्रश्न आ गया ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसरण हेतु आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर उत्तरदायी है। आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो मंडल बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर आता है, क्षोभ मंडल। उसके बाद आता है समताप मंडल, ठीक है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल, ऐसे चलता है। तो इनके चलने का क्रम भी पूछ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे आयन मंडल से वापस लौट आती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर रेडियो व टेलीविजन का संचालन होता है। इसके अतिरिक्त आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है, जो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के रूप में होती है। तो दोनों के दोनों सही हैं। और वायुमंडल की सबसे जो ऊपरी परत है उसको बहिर्मंडल कहते हैं। इसका विस्तार 400 किलोमीटर की ऊंचाई से परे है। यहाँ पर जो वायु होती है वो अत्यंत विरल होती है। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऊष्मागतिकी के नियम से किस पिंड को संबद्ध किया जाता है? किस पिरामिड को संबद्ध किया जाता है? ये पिरामिड भी पूछ लेते हैं। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, जय भार का पिरामिड और संख्या का पिरामिड। हमेशा जो सीधा बनेगा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, जल में या स्थल में या घास में, वो ऊर्जा का पिरामिड ही होता है। यहाँ उत्तर ऊर्जा का पिरामिड है, एनर्जी का पिरामिड। ठीक है, आपको पता होगा, स्कूल से पढ़ते आ रहे होगे, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, भोजन की
जो उत्पादन दर है, उत्पादकता, जो कि मुख्य अभिलाक्षणिक गुणों को निरूपित करती है, ऊर्जा पिरामिड द्वारा प्रदर्शित होती है। ऊष्मगतिकी के नियम से ऊर्जा पिरामिड को संबद्ध किया जाता है। जैव भार पिरामिड और संख्या पिरामिड ऊर्ध्वाधर होते हैं। ठीक है। 29वां प्रश्न है साइंस का। विषाणु को सजीव निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने की थी 1892 में। इवानोवस्की ने तो की थी, लेकिन क्या 1892 तिथि है? और रूस के वैज्ञानिक थे वो या यूएस के थे? रूस के ही थे। करेक्ट है यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। ये यहाँ कैसा आ गया इमेज? स्थापत्य इमेज है तो ऊपर का होगा किसी का। देखिए, विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में की थी। विषाणु को सजीव निर्जीव दोनों की कड़ी कहा जाता है। दोनों प्रकार की विषाणु की प्रकृति जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। वो एलोरा गुफाओं का इमेज था, यहाँ का था वो। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, तो इनका निर्माण करवाया राष्ट्रकूटों ने। डी है इसका आंसर। देखिए, एलोरा जो है महाराष्ट्र में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर यहीं पर स्थित है, जो रॉक कट यानी शैलकृत मंदिर है। एलोरा के सभी स्मारक राष्ट्रकूट राजवंश के दौरान बनाए गए थे, जिन्होंने हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण कराया। चूंकि राष्ट्रकूट वंश की बात हो रही है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। राष्ट्रकूट वंश एक शक्तिशाली हिंदू राजवंश था जिसने दक्कन क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। कब? 755 से 975 ईस्वी। इस राजवंश के संस्थापक का नाम दंती दुर्ग, जिन्होंने चालुक्यों को हराकर अपना राज्य स्थापित किया था और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य ने एलोरा के कैलाश मंदिर जैसे शानदार कला और वास्तुकला के विकास में योगदान दिया। ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा के। और जब उत्तर भारत पर पालों और प्रतिहारों का शासन था, तब दक्कन पर राष्ट्रकूटों का शासन था। तो ये 30 प्रश्न थे। कई सारे सब्जेक्ट इसमें मिक्स थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत पुनरावृत्ति होती है इनकी किसी भी एग्जाम में। पीसीएस लेवल का एग्जाम होगा, यूपीएससी का होगा तो स्टेटमेंट बनाकर, और किसी दूसरा एग्जाम होगा एसएससी का, रेलवे का, तो फैक्ट के साथ पूछा जाता है। ठीक है, ABCD बनाकर सीधे। क्योंकि फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।